हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अनंत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम शुरू करेंगे फिल इन द ब्लैंक, और दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 18। दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। किसी नाम की अभिक्रिया द्वारा एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जा सकता है। एमाइड कैन बी द कन्वर्टेड इनटू द एमीन बाय द रिएक्शन कॉल्ड। आपको कह रहा है कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है, या इन अभिक्रियाओं से किस नाम की अभिक्रिया है जिसको हम एमाइड से एमीन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, आप लोगों को पता है एमाइड से एमीन बनाने के लिए एमाइड से एमीन बनाने के लिए आपको पर्किंग अभिक्रिया द्वारा आप नहीं बना सकते, आप क्लेंसन अभिक्रिया द्वारा नहीं बना सकते, आप सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा नहीं बना सकते, आप होफमैन अभिक्रिया द्वारा क्या बना सकते हैं, एमाइड से एमीन का निर्माण कर सकते हैं। होफमान एमाइड सिंथेसिस या होफमान जो आपका रिएक्शन है, होफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब हम एमाइड की अभिक्रिया, जैसे मैंने कोई एमाइड लिया, एमाइड CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, 2 कार्बन का एमाइड एल्केनामाइड। तो एथेनामाइड, यदि मैंने कोई एल्केनामाइड लिया, एथेनामाइड की अभिक्रिया Br2 के साथ 4KOH से कराते हैं, तो आपके पास एक कम कार्बन की 1 डिग्री की एमीन प्राप्त होती है, CH3NH2। ये आपके पास एल्केनेमीन, एक कार्बन की एमीन है, तो एथेनेमीन। देखो, एमीनों का नामकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। जैसे 1 डिग्री की एमीन है तो हम कहते हैं कि एल्केन प्लस में एमीन, 2 डिग्री की है तो एन एल्किल एल्केन प्लस में एमीन, और 3 डिग्री की एमीन है तो एन एन डाई एल्किल एल्केन प्लस में एमीन के एमीन का नामकरण करते हैं। तो 1 डिग्री की एमीन है, तो 1 डिग्री की एमीन, यहाँ पर आपके पास जो एमाइड था वो कितने कार्बन का था, वो आपके पास 2 कार्बन का था। यहाँ पर एक कम कार्बन की आपके पास क्या प्राप्त हुई है, एक कम कार्बन की एमीन आपके पास प्राप्त हुई है, मैथेनेमीन। एल्केन प्लस में एमीन तो मैथेनेमीन आपके पास एमीन प्राप्त हुई। होता क्या है वो देखें एक बार। सबसे पहले Br2 से अभिक्रिया करता है KOH के 2 अणु, यहां से KBr बाहर निकलता है, एक बाहर निकलता है बेटा H2O। आपके पास बनने वाला प्रोडक्ट होता है Br के, या आपके पास बनने वाला उत्पाद होता है OKBr, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। बनने वाला उत्पाद कौन सा होता है बेटा, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड जो है वो रिएक्शन करता है किससे, यहां पढ़ रहे हैं इसको, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड जो है वो एमाइड से अभिक्रिया करता है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH OKBr। यहां से H2O का निष्कासन होता है और एक निष्कासन होता है KBr का। बनने वाला उत्पाद CH3 C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन लोन पेयर साइनेट का निर्माण होता है। जैसे ही यहां से नाइट्रोजन के लोन पेयर किसमें भाग देते हैं, लोन पेयर सिंगल पाई, जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर बंद फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं, वैसे ही बेटा यहाँ पर क्या आ जाता है, नाइट्रोजन पर प्लस आ जाता है। जैसे ही नाइट्रोजन पर प्लस आया, कार्बन की वैलेंसी 1 2 और 2 कितनी हो गई बेटा, 5 हो गई। यहाँ से कौन निष्कासित होता है, CH3 माइनस जाके कहाँ अटैच करता है, नाइट्रोजन पर अटैक करता है, जिससे किसका निर्माण होता है बेटा, इससे निर्माण होता है CH3
से कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कौन डबल बॉन्ड कौन जुड़ा है, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आइसोसाइनेट का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, आइसोसाइनेट का निर्माण होता है। आइसोसाइनेट किससे अभिक्रिया करता है, आगे जाके आइसोसाइनेट जो है वो अभिक्रिया करता है, आपका बन गया आइसोसाइनेट CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आइसोसाइनेट अभिक्रिया करता है, बचे हुए दो आपके पास, आपने 4 KOH लिया था, 2 KOH आपके काम में आ गए, कितने KOH बच गए बेटा, 2 KOH बच गए जो अभिक्रिया करेंगे, KOH, यहाँ अभिक्रिया KOH, यहां से किसका निष्कासन होता है, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलता है आपका, क्या बाहर निकलता है, एक तो बाहर निकलता है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, 1 डिग्री एमीन का निर्माण करते हैं। ये 1 डिग्री एमीन आपकी प्राप्त हुई, 1 डिग्री एमीन। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक कम कार्बन की एमीन बनती है, और मैंने आपको कहा भी था कि कितने कम कार्बन की एमीन बनती है, एक कम कार्बन की एमीन बनती है। तो होफमान जो अभिक्रिया है आपकी, होफमान अभिक्रिया जो है वही अभिक्रिया एमाइड से क्या बना रही बेटा, एमीन में परिवर्तित हो रही है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्यूटर आयन बना सकता है, कौन सा बेटा ज्यूटर आयन बना सकता है। देखिए आपको ज्यूटर आयन के लिए, ज्यूटर आयन या उभयनिष्ठ आयन की बात करें तो ज्यूटर आयन अल्फा एमिनो अम्ल बना सकते हैं, कोई भी अल्फा एमिनो अम्ल होगा। अल्फा एमिनो अम्ल मतलब कोई भी CH2 समूह, उस पर क्या लगा हो, एक ही कार्बन पर NH2 और क्या लगा हो बेटा, COOH समूह लगा हो। तो जैसे ही इसको आप जलीय विलयन में डालोगे तो जलीय विलयन में एसिडिक से H+ का निष्कासन होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर है बेटा वो इस H को ग्रहण करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3+ CH2COO-, और यही क्या कहलाता है बेटा, ज्वीटर आयन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ज्वीटर आयन कहलाता है। तो अल्फा एमिनो अम्ल होगा वो किसका निर्माण करेगा, ज्वीटर आयन का निर्माण करेगा। इनमें से देखो भाई अल्फा एमिनो अम्ल, एमीन समूह और COOH समूह में से देखें तो इसमें केवल क्या है, COOH है, इसमें देखा तो इसमें केवल NH2 है, इसमें देखा तो CH3NO2 है, परंतु ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका क्या है, आपका अल्फा एमिनो एसिड क्या है, क्या है बेटा, अल्फा एमिनो एसिड है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका, या NH2 CH2 COOH किसका निर्माण करेगा, ज्वीटर आयन का निर्माण करेगा। ये आपके MCQs कंप्लीट हुए। आगे हम बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक में, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, वेग व्यंजक जैसे R बराबर K, A की घात 1 B की घात 1 है, तो ये किसी अभिक्रिया, मानो किसी भी अभिक्रिया, जैसे मैंने कहा कि A+ में B गिव्स प्रोडक्ट, A+ में B गिव्स प्रोडक्ट है। आप इस अभिक्रिया के लिए यदि वेग व्यंजक आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, R बराबर K, A की घात 1 B की घात 1। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि वेग व्यंजक में आपको एक कोटि कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। देखो समझो, किसी अभिक्रिया के वेग नियम या वेग व्यंजक रेट लॉ में किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातों का योग उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है बेटा, कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि। उस अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। किसी वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों का योग क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने समझाया भी कि इस अभिक्रिया के लिए, जैसे कोई भी अभिक्रिया है, मैंने कहा कि कोई अभिक्रिया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चल रही है, R2P की तरफ कोई रासायनिक अभिक्रिया है, इसके लिए वेग व्यंजक आपको दिया हुआ है R बराबर K, R की घात कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो इस अभिक्रिया के लिए N बराबर K कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। आपको फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है,
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखें। वेग स्थिरांक इकाई लिखें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। आपको n बराबर 2 के लिए कह रहा है। n बराबर 2 के लिए आपको k की यूनिट पूछिए, k की यूनिट पूछिए। आप जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यदि हमें किसी भी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी हो तो हम जानते हैं क्या होती है भाई, k बराबर होता है, हमने निकाला था मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर n बराबर क्या है, n बराबर है आपकी कोटि, ऑर्डर है, जो आपको कह रहा है कि कोटि बराबर क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, k बराबर बेटा n की वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू रखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोल 1 माइनस, क्या लिखेंगे, मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो के की यूनिट यहां से क्या निकल के आएगी, मोल इनवर्स लीटर 1 सेकेंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट निकल के आई बेटा, ये आपकी कौन सी कोटि के लिए, अभिक्रिया की द्वितीय कोटि के लिए आपकी के की यूनिट निकल के आई है। तो हम यहां से के बराबर क्या लिख सकते हैं, हम यहां से के बराबर लिख सकते हैं मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स लीटर। ये द्वितीय कोटि n बराबर 2 के लिए आपका निकल के आई है। किसका मान बेटा, वेग स्थिरांक k की यूनिट निकल के आई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इक्सु शर्करा सुक्रोज का प्रतिलोमन। बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, आपको क्या कह रहा है, आपको एक क्वेश्चन दिया है डी ब्लॉक तत्वों से, डी और एफ ब्लॉक तत्वों से कहा है कि संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं। जैसे कणन एंथैल्पी का मान, संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान क्या होते हैं बेटा, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब आपको कणन एंथैल्पी पता है क्या होती है, कणन एंथैल्पी होती है कि किसी रासायनिक यौगिक के एक मोल में सभी परमाणुओं को अलग करके गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वही क्या होता है, कणन एंथैल्पी होती है। अब जो संक्रमण धातुएं होती हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। इसके कारण जो अंतरा आणविक नहीं, अंतरा परमाणविक जो क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, प्रबल होती है। कौन सी बेटा, इंटर एटॉमिक जो अट्रैक्शन है वो क्या होता है बेटा, प्रबल होता है। इसके कारण इनकी कणन एंथैल्पी का मान क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। परमाणु परमाणु से प्रबल आकर्षण के द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कह रहा है NiCN4 -2 संकुल की ज्यामिति होगी। आपको ज्यामिति पूछी है। देखो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो बेटा sp3 होगा या क्या होगा, dsp2 होगा। dsp2 होगा अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका dsp2 है। अगर dsp2 आता है तो आपकी जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। और यदि sp3 आता है तो आपकी टेट्राहेड्रल होगी। हम बात करते हैं NiCN4 -2 की बात करते हैं, तो हमने कहा कि Ni संकुल है हमारे पास, NiCN का 4 -2 संकुल है। इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली Ni की, तो x प्लस में 4 -1 बराबर -2। तो यहां से x -4 बराबर -2, ये इधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर कितना हो गया, +2। यहाँ पर जो निकल है वो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ रही है, +2 निकल के आ रही है। हम जानते हैं यदि हम निकल की बात करें तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 होता है। क्या होता है, 3d8।
यदि निकल +2 में है, निकल किसमें बेटा +2 में है, तो यहां से 4s2 क्या हो गया 0 हो गया, 4s0 3d8। डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, डी में इलेक्ट्रॉन बचे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। डी में 3d8 कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है। 4s क्या है बेटा 0 है, 4s क्या है बेटा 0 है। और यदि हम 4p की बात करें, इसको इधर लिखना था, थोड़ा सा दोबारा लिख रहा हूं, जगह नहीं बची। यदि हम 4p की बात करें तो 4p क्या है 0 है। तो यहां से 12 से ये मैंने बना दिया बेटा d 3d8 3d8 2 3 4 5। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि हम बात करें किसकी 4s की, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 0 इलेक्ट्रॉन है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 इलेक्ट्रॉन है। 4s क्या है 4s 0 है, 4s 0। और यदि मैं किसकी बात करूं 4p की बात करूं, 4p भी क्या है 0 है, 4p भी क्या है 0 है। अब हम आपको पता है कि Cn जो है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। Cn जो होता है नेगेटिव है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यदि है तो वो क्या करेगा बेटा इलेक्ट्रॉनों की क्या करा देगा पेयरिंग करा देगा। और पेयरिंग होने के कारण यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी। 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 4s क्या रहा बेटा 0 रहा, ये 4p क्या रहा बेटा 4p क्या रहा 0 रहा, 4p ये रहा 4s। यहां से p में कितने एक बेटा किसका s का, और 2 बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 4 हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन या संकृत कक्षकों का निर्माण करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे बेटा dsp2, कौन सा बनाएंगे dsp2। और अगर यदि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है dsp2 है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी स्क्वायर प्लेनर होगी। क्या होगी बेटा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो हम यहां से फिल इन द ब्लैंक में क्या लिख सकते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या लिख सकते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभिक्रिया को पूर्ण करें। आपको अभिक्रिया दे रखी है, आपको कह रहा है CH3CH2Br CH3 CH2Br प्लस में NaI। आपको एक अभिक्रिया दे रहा है। अच्छा ये है क्या बेटा, ये है एथिल ब्रोमाइड। क्या है बेटा एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड अभिक्रिया कर रहा है सोडियम आयोडाइड से। किससे अभिक्रिया कर रहा है सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कर रहा है। आप लोगों को एल्किल हैलाइड में फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का ज्ञात है। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है, देखो जो CH3CH2Br है वो भी क्या है एल्किल हैलाइड है। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से क्या हो रहा है प्रतिस्थापित हो रहा है। ऐसी अभिक्रियाएं हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहलाती हैं। और इस अभिक्रिया का नाम है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में होगी या शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो ब्रोमीन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा आयोडीन के द्वारा हो जाएगा। बनने वाला उत्पाद क्या होगा CH3CH2I प्लस में NaBr का यहाँ से क्या होगा निष्कासन होगा। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टाइन थी, और आपके पास एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया थी स्वार्ट अभिक्रिया थी। और बनने वाला उत्पाद क्या होगा एथिल आयोडाइड। क्या नाम होगा बेटा एथिल आयोडाइड, या इसको हम क्या कह सकते हैं एथिल आयोडाइड आयोडो एथेन। क्या कह सकते हैं आयोडो एथेन। तो अभिक्रिया में आपके पास क्या क्या बना, एक तो बना CH3CH2I प्लस में क्या निकला बेटा बाहर NaBr। और अभिक्रिया का नाम क्या है, अभिक्रिया का नाम है आपका फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्कोहल के सामान्य सूत्र की बात करें तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र भाई अल्कोहल का सामान्य सूत्र अगर आपको नहीं पता तो आप बना सकते हैं CH3OH प्राइमरी अल्कोहल। यदि हम इस अल्कोहल के प्राइमरी अल्कोहल से अल्कोहल का यदि हम सामान्य सूत्र बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कार्बन कितना है बेटा एक है,
हाइड्रोजन बेटा कितना है, 3 और 1 4 है, एक क्या है, ऑक्सीजन है। क्या कहना चाह रहा है कि जितने कार्बन है उससे दुगने प्लस में 2 क्या है, हाइड्रोजन है। कितने कार्बन है, यदि Cn कार्बन है तो हाइड्रोजन दुगने हैं, प्लस में क्या है बेटा, 2 है, और एक क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। पहला फॉर्मूला तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जितने कार्बन उससे दुगने क्या है, हाइड्रोजन है, प्लस में एक क्या है, ऑक्सीजन है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितने कार्बन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक कार्बन है, हाइड्रोजन 3 है, एक क्या है, OH है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने कार्बन होंगे उससे दुगना प्लस में एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और साथ में OH समूह होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं CnH2n प्लस में 1OH। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो हम इसको लिख सकते हैं CnH2n प्लस में 1OH, जो है वो क्या है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कार्बोनिल यौगिकों में कौन से समूह उपस्थित होते हैं। भाई कार्बोनिल यौगिक कौन से यौगिक होते हैं, बताओ जरा। कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो कौन सा होता है बेटा, एल्डिहाइड होता है, और एक कौन सा होता है बेटा, कीटोन होता है। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है। आपको पता है कि कार्बोनिल यौगिकों में कौन सा समूह आएगा, C डबल बॉन्ड O समूह क्या होता है बेटा, उपस्थित होता है। C डबल बॉन्ड O समूह यदि है तो कौन से समूह, कौन से यौगिक है बेटा, कार्बोनिल यौगिक है। एल्डिहाइड व कीटोन दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, कार्बोनिल यौगिकों में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम बात करें विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। बेटा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन में पढ़ा होगा। अगला सवाल आपको क्या है, प्रोटीन में कौन सा बंध उपस्थित होता है। अच्छा प्रोटीन से ऐसे छोटे छोटे सवाल कई बन सकते हैं, जैसे प्रोटीन किसका बहुलक होता है, प्रोटीन में कौन से बंध पाए जाते हैं। तो यदि आपसे कहे कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि एमिनोमल, हम क्या कहेंगे बेटा, कौन से एमिनोमल, अल्फा एमिनो एसिड के क्या होते हैं बेटा, बहुलक होते हैं। और इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो प्रोटीनों में कौन से बंध पाए जाते हैं बेटा, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। पेप्टाइड बंध के द्वारा अल्फा एमिनोमल आपस में जुड़े होते हैं और किसका निर्माण करते हैं, बहुलक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऐसे जुड़े रहें। आगे के हम लेक्चर में देखेंगे कि जो आपके अति रघुरात्मक और वन लाइनर क्वेश्चन है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू भाई।